मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट स्कैम से रिलेटेड एक और नए अपडेट के बारे में। तो एनटीए ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है गिविंग द क्लैरिफिकेशन ऑन नीट स्कैम 2024। तो इस सर्कुलर को आप डाउनलोड कर सकते हैं या आप व्यू कर सकते हैं थ्रू द नीट ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप जैसे ही नीट की ऑफिशियल वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको यहाँ पे पब्लिक नोटिस के सेक्शन में सबसे पहले ये जो लिंक दिख रहा होगा, आप इस पे टैप करेंगे तो ये नया सर्कुलर है, ये आपके लिए ओपन हो जाएगा। सो बेसिकली आखिर इस सर्कुलर में है क्या? इस सर्कुलर के अंदर 37 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो कि एनटीए ने उठाए हैं एंड उस पर क्लैरिफिकेशन दिया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार के नीट में बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई है, बहुत ज्यादा एरर्स हुए एंड कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं एनटीए के ऊपर एंड नीट के ऊपर। तो इन्हीं क्वेश्चंस को उठाते हुए कहीं ना कहीं एनटीए ने कुछ क्वेश्चंस को उठाया बच्चों से, जो कि कहीं ना कहीं काफी सारे बच्चे एक साथ सेम क्वेश्चन पूछ रहे थे एंड उसके ऊपर जवाब देना चाहे। अब आप तो जानते हैं एनटीए को, एनटीए ने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को उठाया जिसपे वो सवाल ना करे एंड वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से आंसर दे पाए। तो क्या इससे हमें एक्चुअल में कोई क्लैरिटी मिलती है? तो मैं कहूंगा कि बहुत कम। हम नहीं कह सकते कि एनटीए ने ये क्लैरिफिकेशन नोटिस दे के हमें बहुत बड़ा एहसान कर दिया या कुछ उन्होंने ऐसा बता दिया जो उन्होंने पहले नहीं बताया, बट स्टिल हो सकता है कि इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ ऐसा मिल जाए जो हमारे काम आ सकता है। तो इसलिए हमें हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर लेना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो इनिशियल फेजेस में, इनिशियल क्वेश्चंस में उन्होंने बहुत बेसिक बेसिक बात करी है कि आखिर नीट क्या होता है। तो हम सबको पता है नीट एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू आपको मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है एंड कहीं ना कहीं आप उसके थ्रू एमबीबीएस करते हैं। ठीक है, ओके। तो एनडीए मतलब कैसे करवाता है एंड क्या मैंडेट है इस एंट्रेंस टेस्ट को करवाने के लिए? सो ये बताया हुआ है कि जो नीट का एग्जाम है इसके थ्रू आपको बीएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस इस तरह की डिसिप्लिन में आपको एंट्री मिलती है, आप एमबीबीएस कर पाते हैं एंड बाकी आगे होम्योपैथी वगैरह ये सब एकदम बेसिक बेसिक बातें बताई गई है कि आखिर आप नीट के थ्रू कर क्या सकते हैं। ठीक है, सो इस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं। तो नीट 2024 के बारे में आगे बताया गया है कि डेट्स एंड जो भी थोड़ा मोड़ा डाटा है उसके बारे में बताया गया है कि ये 571 सिटीज में कराएंगे। 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने इसके लिए अपीयरेंस दी थी इस बार एंड कहीं ना कहीं 4,750 अलग अलग सेंटर्स में ये एग्जाम हुआ था। ठीक है, 5 मई 2024 को 2 बजे से लेकर 5:20 तक। ठीक है, अब उसके बाद बताया गया कि किन किन लैंग्वेज में ये कराया गया, तो ये सब हमको पता है, इसके बारे में हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिमिलर वे में आगे हमें यहाँ पे आउटसाइड सिटीज बताई गई है कि कहाँ कहाँ कराए गए हैं एंड उसके बाद यहाँ पे इसके थ्रू आप और क्या क्या कर सकते हैं, ये स्कोर बाकी कैसे इंस्टीट्यूट्स में वैलिड है अलग जगह पे। तो आपको पता है कि आप इससे बीएससी नर्सिंग कोर्सेज वगैरह के लिए भी ये वाला जो स्कोर है नीट का एलिजिबल होता है। तो ये सब बहुत ज्यादा ही बेसिक बातें हमें बताई गई हैं। ठीक है, तो एनटीए का क्या रोल होता है नीट 2024 को करवाने में? तो एनटीए बेसिकली आपको एग्जाम लेता है एंड आपको एक रैंक प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आपको एमबीबीएस या फिर बीडीएस या फिर बाकी की जो भी मेडिकल लाइन्स हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड उसमें आप एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, अब हाईलाइट्स क्या रही हैं नीट 2024 को लेके? सो इसमें बेसिक बेसिक डाटा बताया गया कि इतने बच्चों ने अपीयरेंस दी थी, इतने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करी थी, कितने एस है, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने जनरल हैं, कितने ईडब्ल्यूएस है, ये सब डाटा बताया गया। अब यहाँ पे 9th क्वेश्चन से यहाँ पे थोड़ा सा हमारा काम की चीज स्टार्ट होती है। तो इस बार हमसे मतलब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या इस बार नीट में ज्यादा बच्चों ने अपीयरेंस दी थी, क्या ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा था? तो एनटीए का जवाब है हाँ। इस बार पिछले साल यानी 2023 के कंपैरिजन में 16.85% बच्चों ने ज्यादा रजिस्ट्रेशन करा था। 15% मेल्स जो थे वो इस बार इंक्रीज हुए एंड 17% फीमेल्स इस बार इंक्रीज हुई हैं। ओके, एंड फिर आगे ये बताया गया कि कैसे अलग अलग कैटेगरी वाइज भी इंक्रीमेंट आया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जो कि रजिस्टर एंड अपीयर करे हैं इस एग्जाम में। कितने बच्चों को यहाँ पे क्वालिफिकेशन मिली है थ्रू नीट यूजी 2024? तो यहाँ पे कितने बच्चे क्वालिफाइड करे? तो 13.16 लाख बच्चों को यहाँ पे क्वालिफिकेशन मिली है। अब देखिए, क्वालिफिकेशन का ये मतलब नहीं कि आपका नीट क्लियर हो गया। क्वालिफिकेशन का जस्ट मीनिंग ये रहता है कि आपको यहाँ पे रैंक प्रोवाइड हो गई है। ठीक है, तो 24 लाख बच्चे जिन्होंने पेपर दिए तो उनमें से 13 लाख बच्चों को कहीं कोई एक रैंक अलॉट हुई है। ओके, 11th क्वेश्चन, who were the examination functionaries involved in the conduction of NEET UG 2024? तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि एनटीए के अलावा और कौन कौन सी फंक्शनरीज है जिन्होंने पार्टिसिपेशन करा है एंड कहीं ना कहीं एक रोल निभाया है इस एग्जाम को करवाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे बता रहा है एनटीए कि हम अकेले यहाँ पे नहीं है जिन्होंने एग्जाम करा, हमारे अलावा भी यहाँ पे जो सिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं, सिटी सुपरिटेंडेंट्स हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, डिप्यूटी ऑब्जर्वर्स हैं, इन्विजिलेटर्स हैं, ये सब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ सेंट्रल कंट्रोल रूम भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मॉनिटर कर रहा था एंड
कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर रहा था स्मूथ कंडक्शनिंग ऑफ दिस एग्जामिनेशन। देन आगे हमसे ये बताया गया है कि इस बार किन किन स्टेट्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा रजिस्टर करे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूपी, महाराष्ट्र एंड राजस्थान में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन, अपीयरेंस एंड क्वालिफिकेशन हुई है इस बार। ठीक है, एंड ये तो जनरल सी बात है क्योंकि आपको पता है कि लाइक पॉपुलेशन वाइज भी काफी ज्यादा है ये तीनों ही स्टेट्स, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन काफी ज्यादा हुई है। ठीक है, अब सिलेबस में यहाँ पे इस बार कोई चेंज आया था तो हाँ, आप सभी को पता है कि यहाँ पे 25% सिलेबस जो था, लाइक 22 से 25% तक सिलेबस इस बार रिड्यूस हुआ था, ये एनटीए में बता रहा है। ठीक है, तो अब तक इन क्वेश्चंस में हमें अब तक कुछ भी ऐसी बात नहीं बताई गई है जो हमारे काम की हो, या फिर जो इस बार अभी जो विद्रोह चल रहा है या फिर जो भी बच्चे परेशान हो रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी बात करी गई हो। बट अब 14 क्वेश्चन से यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे मतलब की चीजें थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होने लगती हैं। तो डिड द कैंडिडेट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज द प्रोविजनल आंसर की फॉर नीट 2024? तो क्या इस बार बच्चों को कहीं ना कहीं चैलेंज करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी आंसर की को? तो देखो ये तो आपको पता ही कि हाँ, आपको अपॉर्चुनिटी तो मिली थी। देखिए हम सही बात करेंगे, ये नहीं है कि एनडीए ने कुछ भी बोल दिया एंड बच्चे हर बात उनकी अपोज करेंगे, हर बात मना कर लेंगे कि अगर लाइक एनटीए कह रहे सूरज तो आप पहचान, ऐसा कुछ नहीं है। जो बात सच है वो आपको हाँ बोलनी है। ठीक है, तो आपको मौका मिला था आपकी प्रोविजनल आंसर की को देखने के लिए एंड उसको चैलेंज करने के लिए। ठीक है, तो क्या एंड 15 क्वेश्चन ये है कि आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिली थी आपकी ओएमआर शीट को देखने के लिए? तो हाँ, ये आपको भी अपॉर्चुनिटी भी मिली थी, आपके कहीं ना कहीं ईमेल्स वगैरह पे स्कैन कॉपीज भी आई थी आपके ओएमआर शीट की। ठीक है, ओके, 16th क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी इन गिविंग द कंपनसेटरी मार्क्स फॉर टाइम लॉस? एंड यहाँ पे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक आपको पता है कि एक कमेटी बनी थी, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी, जिन्होंने कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कंपनसेटरी मार्क्स प्रोवाइड करे थे जिन बच्चों का टाइम लॉस हुआ था। तो ये कैसे हुआ था? तो देखिए, कुछ कुछ बच्चों के किन्हीं किन्हीं सेंटर्स में हुआ गया था, उनका टाइम लॉस हो गया था ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। ठीक है, हो सकता है कि उनको बिठाने में उनको लाइक कुछ भी इंटरनल रीजन हो सकता है, उसकी वजह से वो लेट हुए थे एंड उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिला था। अब उनके इस टाइम लॉस को देखते हुए इस कमेटी ने क्या फैसला लिया था कि उनको लाइक कंपनसेटरी मार्क्स मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनेबल हाई कोर्ट। ठीक है, तो आपको पता है कि हाई कोर्ट ने लाइक 2018 में एक फैसला सुनाया था जिसके बारे में अभी आगे लिखा भी हुआ है कि कंपनसेटरी मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो आपको पता है कि 2018 में क्लैट एग्जाम के लिए जो लाइक फिनोमेना अपनाया गया था, जिस बेसिस पे बच्चों को मार्किंग मिली थी, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी अपनाया गया है। ठीक है, तो जो हमारी ये जो ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी है, इसने बताया कि कहीं ना कहीं हमने बच्चों के सीसीटीवी फुटेजेस को यूज किया है एंड उनकी एफिशिएंसी एंड कितना अमाउंट ऑफ लाइक उनका टाइम लॉस हुआ है उसके बेसिस पे उनको मार्क्स दिए हैं। अब मेरा सवाल ये है कि आपने मार्क्स तो दे दिए, बट कितने मार्क्स दिए इसके बारे में आप कुछ नहीं बता रहे, कितने बच्चों को मार्क्स दिए इसके बारे में आप कुछ नहीं बता रहे। अब देखिए, आपने बोलने को तो बोल दिया कि 1563 स्टूडेंट्स हैं जिनको कहीं ना कहीं कंपनसेटरी मार्क्स मिले हैं, बट क्या उतना ही डाटा है? क्या उतने ही बच्चों का टाइम लॉस हुआ है? बिल्कुल नहीं। पूरे देश भर के अलग अलग सेंटर से जिस दिन एग्जाम हुआ था उस दिन आया था कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं टाइम लॉस का लाइक फेस करना पड़ा था। अब क्या सिर्फ 1500 बच्चों को ही वो फेस करना होगा? बिल्कुल भी नहीं, इतने सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को आप ये कंपनसेटरी मार्क्स दे रहे हैं जिन्होंने रेड पिटीशन डाली थी। अब आप एक बात बताइए, क्या ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है? अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि गांव से आते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका लाइक लो या फिर इन सब फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है एंड वो कहीं ना कहीं ये जुडिशियल सिस्टम वगैरह में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। उनको नहीं पता कि पिटीशन क्या होती है, पिटीशन फाइल कैसे करते हैं, कैसे लॉयर को हायर करा जाता है, एंड ये प्रोसेस में वो नहीं घुसे कभी ना, उनके पेरेंट्स को ही पता है। तो उन बच्चों का क्या, उन बच्चों का भी टाइम लॉस हुआ है, क्या आप उनको मार्क्स नहीं देंगे? अब ये तो आप एक तरह से भेदभाव कर रहे हैं कि जिन बच्चों ने पिटीशन डाल दी, जो बच्चे लाइक अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास पैसा है लाइक लॉयर वगैरह को हायर करने का या फिर अपने पिटीशन वगैरह डालने का, आप उनको मार्क्स दे रहे हैं। बट उन बच्चों का क्या जिनको ये बारे में जिनको इस प्रोसेस के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, जिनको नहीं पता है कि आखिर पिटीशन क्या होती है, या फिर जिनको नहीं पता कि उनका टाइम लॉस हो गया जब वो अपने घर आ गए, तो अब वो अपने घर वालों से कह रहे कि हाँ मेरा टाइम लॉस हो गया था, उनके घर वाले परेशान है, वो परेशान है, लेकिन उनको फर्दर स्टेप पता ही नहीं है, तो वो बच्चे करे तो करे क्या? तो ये आपने जो डिसीजन लिया है कि बस उन्हीं बच्चों को मार्क्स देने का, कंपनसेटरी मार्क्स देने का, तो ये सरासर गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मार्क्स देने का तरीका गलत है, एंड सेकंड बात ये कि आप किन बच्चों को मार्क्स दे रहे हैं, आप ये डिसीजन भी गलत ले रहे हैं, आप न्याय नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ
किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के बच्चों को उठा रहे हैं, एक पर्टिकुलर लाइक रीजन के बच्चों को उठा ले रहे हैं कि हाँ जो लाइक अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं थोड़े, जिनकी फैमिली थोड़ी अच्छी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, जिनको रिपीटेशन वगैरह के बारे में पता है, आप सिर्फ उन्हीं को ही कह रहे हैं कि हाँ उनको ही मार्क्स देंगे। सो ये आप गलत कर। आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन में हमें ये बताया गया कि कॉम्पनसेटरी मार्क्स को कैलकुलेट कैसे करा गया। तो इन्होंने बस ये सीधे सीधे बोल दिया कि जो अपेक्स कोर्ट ने 2018 में फैसला सुनाया था वही क्लैट एग्जाम को लेके वही फॉर्मूला बनाया गया, लेकिन ये भी अभी सही तरीका नहीं है। आप कैसे एफिशिएंसी में आपको कैसे सीसीटीवी में पता चल जा रहा है कि किसी बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है, कितना टाइम में वो कितने क्वेश्चन कर रहा है, आप कैसे पता लगा सकते हैं? ये कोई अभी तक मतलब बहुत गलत फैसला लिया है एंड इस पे कुछ भी प्रॉपर फंक्शनिंग करी ही नहीं गई है, प्रॉपर तरीका बताया नहीं गया है मार्क्स कैलकुलेट करने का। सो अभी आप जितना मर्जी बोले कि 2018 में जो हुआ था उसको उठा के हमने वही फॉर्मूला यूज किया, लेकिन आप एक्चुअल तो बता ही नहीं रहे ना कि कैसे आपने एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करी। आपका मैकेनिज्म क्या, आपका मैकेनिज्म ही गलत है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चों के 718 एंड 719 मार्क्स आए थे नीट यूजी में, तो वो कैसे आए थे? तो ये एनटीए का कहना है कि यही जो कंपनसेटरी मार्क्स मिले हैं बच्चों को, इसी की वजह से उनके 718 एंड 719 मार्क्स आए, जो कि इन रियलिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि फुल मार्क्स आने पे 720 मार्क्स बनते हैं। अगर एक क्वेश्चन बच्चा कोई गलत कर देता है तो उसके 716 मार्क्स बनते हैं, या फिर एक क्वेश्चन को ड्रॉप कर देता है तो उसके 715 मार्क्स बनते हैं। सो 720 के बाद जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर है वो 716 या 715 है। तो 718 एंड 719 मार्क्स का कोई चक्कर ही नहीं था, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। बट एनटीए का कहना है क्योंकि इन्होंने कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिए, इसलिए दो बच्चों के 718 एंड 719 मार्क्स आए। अब ये भी एनटीए ही जाने के एनटीए ने करा गया है। ठीक है, फिर आगे बताया गया क्या कुछ और कैंडिडेट्स को भी कॉम्पनसेटरी मार्क्स मिले 1563 के अलावा? तो इन्होंने कहा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1563 बच्चों को ही कॉम्पनसेटरी मार्क्स मिले। अब इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। देखिए 1500 बच्चे ही हैं बस, आप 1500 बच्चों जिनको भी आपने मार्क्स दिए हैं, आप उनकी एक टेबल बना के आप रिलीज कर दीजिए ना। आप दुनिया भर के सर्कुलर अगर दे ही रहे हैं तो आप एक डाटा दे दीजिए कि हाँ इन बच्चों के लाइक मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, कितने नंबर ऑफ मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, आप यही बता दीजिए। ये करना आप जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके लिए जैसे गवर्नमेंट लाइक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये कर दीजिए, बच्चों को भी यहाँ पे लाइक थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। आप एंड आपका जो लाइक ट्रांसपेरेंसी है, जिस वर्ड का आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि एनटीए बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, आपकी वो भी प्रूव हो जाएगा कि हाँ आप बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, ये भी आप गलत कर रहे हैं। फिर आगे बताया गया डिड द 44 परफेक्ट स्कोरर्स, इन्होंने कहा 44 बच्चों के जिनके 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाटा ही गलत है। आप सभी को पता है कि 67 बच्चों के यहाँ पे लाइक 720 मार्क्स आए, इन्होंने 44 का है, तो ये क्या सर्कुलर में लिखा है ये पता नहीं चल रहा। अब इन्होंने कहा 44 बच्चों के जिनके लाइक जिन्होंने परफेक्ट स्कोर करा है, उनको कहीं ना कहीं फिजिक्स के जो लाइक एक क्वेश्चन था जो गलत हो गया था, जिसमें तो मल्टी करेक्ट ऑप्शन जैसे बन गया था, ऑप्शन नंबर ए और एंड ऑप्शन नंबर सी उसका करेक्ट था। जिन बच्चों ने उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है, जिन्होंने ए या सी को मार्क करा, उनको मार्क्स मिले, एंड उसकी वजह से इन बच्चों के 720 मार्क्स आ गए। तो देखिए आप कुछ भी कह लीजिए, 44 या फिर 67 जो भी आप कह रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग आप भगवान जाने आप क्या कहने के चाह रहे हैं, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके 720 मार्क्स बन रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आप कैसे एग्जाम करा रहे हैं? आपको कैसे एग्जाम है कि इतने सारे बच्चों के एकदम से लाइक 720 मार्क्स आ जा रहे हैं? देखिए पिछले सालों तक भी सेम एग्जाम था, लेवल भी यही था, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चेंज आया है एग्जाम के लेवल में, या फिर 20% आपने कम कर दिया सिलेबस, उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं। एकदम से इतने सारे बच्चे टॉप कैसे कर रहे हैं, अभी तक इसकी कोई क्लैरिफिकेशन आपने नहीं दी है। आप बोल तो रहे हैं कि हाँ कॉम्पनसेटरी मार्क्स मिल गए, इसलिए 44 बच्चों के एकदम से बढ़ के 720 मार्क्स हो गए। बट एक बात बताइए, 44 बच्चे भी कैसे या क्या कर रहे हैं? एंड इसमें भी मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि आप सिर्फ उन्हीं बच्चों को मार्क्स दे रहे हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर सी को लाइक मार्क करा है। उन बच्चों का क्या जिन्होंने उस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो गए, यार ऑप्शन ए भी सही है एंड ऑप्शन सी भी सही है, उन बच्चों ने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। उन बच्चों ने यहाँ पे लाइक घबरा गए, उनको समझ नहीं आया तो उन्होंने कोई और ऑप्शन मार्क कर दिया, उनका क्या? अब ऑल दो ये पता है मुझे भी कि पहले से ही रूल है कि जो बच्चा अटेम्प्ट करेगा उसको ही मार्क्स मिलेगा, बट स्टिल ये भी थोड़ा मतलब इसमें भी चेंज लाने की जरूरत है। अगर आपकी साइड से क्वेश्चन में कोई एरर है तो आप हर बच्चे को मार्क्स दे दीजिए ना उसके, कोई अटेम्प्ट करेगा कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा, इसका क्या है हम लॉजिक है? तो ये भी आपकी कहीं ना कहीं कमी है। आगे बढ़ते हैं। तो 21 क्वेश्चन में ये आएगा कि व्हाई द आंसर की वाज चेंज फ्रॉम वन करेक्ट ऑप्शन टू मल्टी करेक्ट ऑप्शन। तो वही फिजिक्स वाले क्वेश्चन की बात करी गई है कि यहाँ पे
फिजिक्स वाला एक क्वेश्चन था जो है ना यहाँ पे लाइक लिखा भी हुआ है कि एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। तो इसको लेके फिर ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी दोनों सही थे, बट बच्चे कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपको पता है कि नीट के एग्जाम में एक ही ऑप्शन सही होता है। तो इसको लेके काफी ज्यादा सवाल उठाए गए, आंसर की चैलेंज हुई, एंड बाद में एनटीए ने क्या करा, एनटीए ने इसको एज अ बोनस घोषित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अब तक जो रूल फॉलो होता है कि बोनस क्वेश्चन का, वही यहाँ पे लगा है। तो इसके लिए तो खैर ये ठीक है, इसमें क्या बोल सकते हैं क्योंकि ये रूल बहुत पहले से है एंड हर बच्चे को पता है, तो इसके बारे में पूछते हैं। Are CCTV cameras installed in every examination room and what is their purpose? तो CCTV कैमरा हर रूम में, तो हाँ ये तो आपको पता ही है, हर रूम में जहाँ जहाँ एग्जाम हुआ है वहाँ पे CCTV कैमरा इंस्टॉल थे एंड यहाँ पे हर एक लाइक चीज को चेक करा जाता है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि कुछ भी लाइक अनएथिकल चीज ना हो, यहाँ पे कोई भी चीटिंग वगैरह या कुछ भी माल प्रैक्टिस ना हो, इसके लिए होता है। तो ये तो पता ही है आपको, ठीक है। एंड इनका ये भी कहना है कि इवन जब एग्जाम खत्म भी हो जाता है उसके बाद भी CCTV को चेक करा जाता है कि कोई भी यहाँ पे फॉल्स एक्टिविटी ना हुई हो एग्जाम के दौरान, ठीक है। एंड अगर ऐसा कुछ भी हुआ होगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सजा मिलेगी एंड जो भी बच्चे के साथ ये होगा उसको 3 साल के लिए कहीं ना कहीं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एंड वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा नीट एग्जाम में या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जो कि एनटीए कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो आगे ये भी बताया गया कि क्या एनटीए ने कोई भी ऐसे लाइक स्टेप्स लिए हैं या फिर उनको कोई ऐसे केस मिले जहाँ पे माल प्रैक्टिस हुई हो ड्यूरिंग द एग्जाम। तो पहले तो मतलब ये बताया गया कि हाँ CCTV कैमरा होता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एंड अलग अलग जगह पे कहीं ना कहीं दुनिया भर की चेकिंग होती है ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना ले जा सके, कोई भी चीटिंग का कोई भी स्कोप ना रहे। एंड इवन जैमर्स भी इंस्टॉल होते हैं। जैमर का काम क्या होता है? देखिए, जैमर एक ऐसा मशीनरी होती है जिसको एक जगह पे अगर इंस्टॉल कर दिया जाता है तो उसके किसी पर्टिकुलर रेडियस तक कोई भी मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी लैपटॉप कुछ भी वर्क नहीं करता है। सो बेसिकली वहाँ का सारा नेटवर्क जाम हो जाता है, ठीक है। ये चीटिंग वगैरह को रोकने के लिए बनाया गया है। अब ऑल तो काफी सारे केसेस ऐसे भी आए हैं जहाँ पे कहा जा रहा है कि नीट के सेंटर के अंदर लाइक बच्चों ने फोन से भी चीटिंग करी है। ऑल तो अब इसके कोई भी लाइक ऑथेंटिकेशन नहीं है कि ये बात सच है कि नहीं, तो इसके बारे में हम ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, बट स्टिल ऐसे भी केसेस सामने आए हैं। तो अब एनटीए ने क्या क्या मेजर उठाया अनफेयर केसेस जो हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा है टोटल ऐसे 63 केसेस पाए गए हैं जहाँ पे अनफेयर मीन्स का यूज करा गया है, जहाँ पे कहीं ना कहीं टैंपरिंग हुई है, कुछ भी मतलब गलती वगैरह हुई है, ठीक है। कुछ भी ऐसा हुआ है जो कि कहीं ना कहीं अनएथिकल है एंड एग्जाम के कंडक्ट मतलब रूल वगैरह के अगेंस्ट है, ठीक है। तो अब इन ये जो 63 केसेस बने हैं, आखिर इस पे क्या फैसला लिया गया? तो इन्होंने कहा कि 12 बच्चों को, 12 कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं डिबार्ड कर दिया गया है नीट के एग्जाम से। मतलब वो 3 साल के लिए 12 बच्चे एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, वो नहीं दे पाएंगे। 9 कैंडिडेट्स ऐसे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 9 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 2 साल के लिए डिबार्ड हुए हैं एंड एक कैंडिडेट ऐसा है जिसको कहीं ना कहीं 1 साल के लिए डिबार्ड करा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिबार्डेशन की बात हुई है कि वो बच्चा अब एग्जाम दे ही नहीं पाएगा, ऐसा कहा गया है। बट मेरा सवाल ये है कि 12 और ये 10, ये तो 22 बच्चों, बाकी बच्चों का क्या? तो बाकी बच्चों के इन्होंने कहा 32 बच्चों का अभी भी यहाँ पे रिजल्ट मतलब अभी भी यहाँ पे उनपे फैसला चल रहा है कि आखिर उन्होंने कोई गलती करी है या नहीं करी है। अब इस 32 कैंडिडेट को जोड़ भी ले जाए तो ओवरऑल यहाँ पे जो नंबर बन रहा है वो तो 54 बन रहा है। आपने कहा था के 63 है, तो ये क्या डाटा मैचिंग है? बाकी के जो बच्चे हैं 63 में से अगर 54 को माइनस करोगे आप तो 9 बच्चे निकलेंगे। इन बाकी के 9 बच्चों का क्या? इन बच्चों के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं। क्या यहाँ पे कोई भी फॉल्स एक्टिविटीज नहीं है? अगर इन्होंने कुछ गलती नहीं करी तो भी आप मेंशन कर रहे थे कि इनकी कोई गलती नहीं है। आपने फिर ये क्या मेंशन करा कि यहाँ पे टोटल 63 बच्चों के साथ बच्चों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। एनटीए के बारे में वो कुछ नहीं कर सकता, कब क्या करे कुछ नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 25th क्वेश्चन में बताया गया कि टाई ब्रेकर रूल क्या था। आप सभी को पता है कि 720 मार्क्स हर बच्चे के इतने सारे आए हैं। सीट्स कम है एम्स दिल्ली में, बट बच्चे ज्यादा हैं जिनके 720 मार्क्स आ गए। तो आखिर अब आगे डिसीजन कैसे लिया जाएगा कि किसको यहाँ पे रैंक किसका ऊपर होगा किसका नीचे होगा? तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले ये मतलब ये क्राइटेरिया दिया जाएगा कि बायो में किसके ज्यादा मार्क्स हैं, फिर बायो में के बाद देखा जाएगा केमिस्ट्री में किसके ज्यादा मार्क्स है, केमिस्ट्री में भी अगर बच्चों के मार्क्स क्लैश करे तो फिजिक्स में मार्क्स देखे जाएंगे। देन ऐसे करते करते ये सारे रूल्स देखे जाएंगे एंड अगर मार्क्स वगैरह इन सबसे भी कैलकुलेट नहीं होता है तो लास्ट में देखा जाएगा कि एप्लीकेशन नंबर असेंडिंग ऑर्डर में किसका है, मतलब किसने चाहता जल्दी फॉर्म भरा था। अब भगवान ही जाने की है आप क्या करवा रहे हैं। अगर किसी एग्जाम को कंडक्ट करवाने के बाद रैंक उसका इस बेसिस पे डिसाइड हो रहा है कि किस बच्चे ने फॉर्म पहले भरा, तो ये आपके एग्जाम की बहुत बड़ी नाकामयाबी है।
सीरियसली बच्चों की मेहनत एंड इनकी लगन उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो अब लक की बात बैठ गई ना। पता नहीं क्या ये होगा भविष्य में, भगवान ही जाने इस एग्जाम का एंड इस एनटीए ऑर्गेनाइजेशन का। आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे सवाल ये आएगा कि इस बार की कट ऑफ इतनी ज्यादा राइज क्यों कर गई है। तो एनटी का कहना है कि क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों ने इस बार रजिस्ट्रेशन करा, पिछली बार से जो नंबर ऑफ बच्चे वो बढ़ गए हैं, इसलिए उनका कहीं ना कहीं एवरेज मार्क्स वगैरह इंक्रीज कर गया है। सीरियसली देखिए, बच्चों के जो रजिस्ट्रेशन में जो इंक्रीज आ रहा था, पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था। ठीक है, जितने नंबर ऑफ बच्चे इस बार बढ़े हैं उतने ही नंबर ऑफ बच्चे पिछले सालों में भी इंक्रीज करे थे, बट इतना ज्यादा चेंज तो तब भी नहीं आया था। एग्जाम का लेवल आपका कोई बहुत ज्यादा चेंज तो आया नहीं है। अब आप ये रीजन दे रहे हैं कि हाँ मॉडरेट डिफिकल्टी है, बच्चे बढ़ गए हैं, इस वजह से ज्यादा बच्चों ने के अच्छा करा है, बच्चे एकदम से पढ़ने लगते हैं, सारे बच्चे टॉप कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, अभी भी आपने प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। ठीक, दिस इज नॉट द वे ऑफ गिविंग क्लैरिफिकेशन। 27 क्वेश्चन, व्हाई डिड अ ग्रेटर नंबर ऑफ कैंडिडेट गेट अ फुल मार्क्स। तो इस बार इतने सारे बच्चों के फुल मार्क्स क्यों आए। तो इन्होंने यही कहा है कि आंसर चैलेंज कर दी थी बच्चों ने, इसलिए फुल मार्क्स हो गए, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बढ़ गए इसलिए फुल मार्क्स हो गए। तो वही बात वो रिपीट कर रहे हैं। आई डोंट नो कि मतलब क्या कहना है कि चाहे एक ही बात को बार बार रिपीट करते हुए कि रजिस्ट्रेशन बढ़ गया इसलिए ज्यादा बच्चों ने टॉप कर दिया, तो ऐसे नहीं होता है। फिर इन्होंने ये वैरायटी दिखाने के लिए इन्होंने बोल दिया कि जो टॉप 100 कैंडिडेट्स है वो 89 अलग अलग सेंटर से है, 55 अलग अलग सिटीज से, 17 अलग अलग स्टेट एक्टिविटीज से हैं, 73 बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं, बाकी 27 बच्चे स्टेट बोर्ड के हैं। तो ये वैरायटी दिखा रहे हैं कि अलग अलग बच्चों ने यहाँ पे टॉप करा है, तो इसलिए कुछ भी डिस्क्रिपेंसी नहीं हुई है। तो गलत बोल रहे हो आप, ऐसा नहीं है। एक ही सेंटर से यहाँ पे 7-7 8-8 बच्चे ऐसे निकल रहे हैं जिन्होंने 720 मार्क्स स्कोर करा है। यू आर नॉट गिविंग द प्रॉपर क्लैरिफिकेशन एनटीए। आप अभी भी बच्चों को वही गुमनामी में रख रहे हो। आप मानने को क्यों नहीं तैयार हो कि कोई गलती हुई है। आपने अभी तक हमने जितने क्वेश्चन पढ़े, क्या कहीं पे भी एनटी ने ये कहा है कि हाँ उनसे कुछ गलती हुई है। नहीं यार, आप अपनी गलती तो एक्सेप्ट करो कम से कम। आपने कुछ गलती करी है, आप उसको एक्सेप्ट करोगे तभी तो आप उसको फ्यूचर में दोबारा से रिपीट नहीं करोगे, आप उसको करेक्ट करोगे। कम से कम इस बार जो आपने हरकत करी सो करी, आप कम से कम फ्यूचर में तो नहीं करोगे। आप अपनी गलती तो मानो। मूविंग फर्दर, 29 क्वेश्चन ये है कि इस बार लाइक हाउ डज द एनडीए इंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ सच हाई स्कोर। तो ऑथेंटिसिटी के बारे में पूछ रहा है कि कैसे माने जाए कि जिन बच्चों ने टॉप करा है वो उन्हीं बच्चों ने मतलब टॉप करा है, उनकी जगह किसी और ने एग्जाम नहीं लिया है, कोई भी चीटिंग वगैरह नहीं हुई है। तो इसके लिए अगर वही कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज को देखा गया, एकेडमिक बैकग्राउंड को चेक करा गया। वाह, मतलब जिन बच्चों ने टॉप करा है इनका एकेडमिक बैकग्राउंड खोद खोद के निकाला है यहाँ पे एनटीए ने। एनटीए ने देखा है कि जिस बच्चे के 720 मार्क्स आए हैं उसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, क्या उस बच्चे ने 11th में स्कोर कैसे करा है, 12th में स्कोर कैसे करा है, 10th में कैसे करा है। सीरियसली आप कैसे निकाल रहे हो ये जरा हमें भी बता दो। बोलने तो आप बोल दे रहे हो बट कैसे कर रहे हो, जिसको प्रॉपर बोलो तो सही। आप एकेडमिक बैकग्राउंड चेक कर रहे हो। इतनी अच्छी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो, बच्चों को क्यों बर्फ में रख रहे हो। एक ऐसा भी केस निकल के आया था जहाँ पे एक बच्चे जिसके 12th में मार्क्स कम आ रहे थे, आप फेल हो रही थी वो, उसके कहीं ना कहीं 690 मार्क्स आए हैं। अब ऑल तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, देखिए बहुत बच्चों ने ऐसा भी करा है, कहीं पे भी रूल बुक में ये नहीं लिखा कि जिस बच्चे के 12th में मार्क्स कम आए वो नीट में अच्छा नहीं कर सकता। बहुत सारे बच्चों ने ऐसा करा है कि उनके लाइक 10th में 12th में कम मार्क्स आए लेकिन उन्होंने नीट में अच्छा स्कोर करा है। सो पॉसिबिलिटी है। बट आप इसको पॉइंट तो मत बनेंगे ना कि आप ये कहते हैं कि हाँ हम एकेडमिक बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं फॉर द ऑथेंटिसिटी। चलिए, अब यहाँ पे पेपर लीक के बारे में बताया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको जैसे पता है कि बिहार या गोतरा में यहाँ पे पेपर लीक की बात सामने आई थी, तो उसके बारे में एनटीए का कहना है कि यहाँ पे कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि नन ऑफ द रिपोर्ट आर बैक्ड विद एविडेंस, कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि पेपर लीक का। अरे क्या कह रहे हो, बिहार में बकायदे यहाँ पे गिरोह पकड़ा गया है। वहां पे आपको पता होगा कि आयुष राज नाम पे एक बंदा है, एक बच्चा है जिसने एक्सेप्ट किया है कि एग्जाम से 1 रात पहले उसके पास एग्जाम पेपर आ गया था। आप कैसे ऐसे कह दे रहे हो कि उस बच्चे ने यहाँ पे कुछ भी गलती नहीं करी है। बकायदे कार मिली, उस पर एफआईआर हुई, सब कुछ पूरा गिरोह पकड़ा गया, आप कह दे रहे हो कि आप पेपर लीक नहीं हुआ। कैसे मान लिया जाए कि ये पेपर लीक नहीं हुआ जब अगर एक बच्चे के पास पहले एग्जाम से एक दिन पहले पेपर हो सकता है,
तो क्या गारंटी कि और बच्चों के पास नहीं है या फिर और जगह पे पेपर नहीं है। आपने अब देखिए यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने आगे ये भी कह दी कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है केस में, तो अभी उस केस के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह रहे, अभी उस पर जांच पड़ताल हो रही है, तो तब तक ठीक है। मतलब ये दोनों साइड चल रही है, एक तरफ ये कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ भी होगा, तो अभी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे। अरे यार आप एक साइड तो रहिए। फिर इनका कहना है कि एनटीए के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, एंड काफी सारे इन्होंने लाइक ऑथेंटिकेशन कराया कि पेपर लीक ना हो। देखिए आप बहुत जितना मर्जी बोल लीजिए कि पेपर लीक नहीं हुआ, बट सच्चाई है कि पेपर लीक हुआ है। अब आगे इन्होंने सवाई माधोपुर राजस्थान में जो एक चीज हुई थी जिसमें बच्चों को गलत लाइक गलत मीडियम वाले बच्चों को गलत पेपर दे दिया था, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया था आपने, एंड इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी मीडियम का। सो इसके बारे में बताते हुए इन्होंने कहा है कि बकायदे इन्होंने जगह वगैरह सब मेंशन किया है कि गर्ल्स हायर सेकेंडरी मॉडल स्कूल है मंदिर मैन टाउन सवाई माधोपुर में, तो वहाँ पे ये इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। चलो कहीं तो इन्होंने अपनी गलती मानी, ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, जिसको इन्होंने कहा है कि बच्चे क्वेश्चन पेपर लेके फिर बाहर चले गए थे, एंड इन्होंने फिर उसी जगह पे बच्चों से दोबारा बाद में एग्जाम दोबारा से रिकंडक्ट करवाया था सेम डे में, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, इन्होंने कहा कि कोई भी यहाँ पे एक्सटर्नल वगैरह कुछ नहीं आया था। देखिए तो जैसे कि आपको पता है कि 4:25 में क्वेश्चन पेपर बाहर चला गया था, इनका ये कहना है कि 4:25 में क्वेश्चन बाहर चला भी गया था, सोशल मीडिया पे क्वेश्चन पेपर वायरल भी हो गया था, तो भी बाहर से एग्जाम सेंटर के अंदर फिर दोबारा से मतलब लाइक क्वेश्चन पेपर अंदर जा नहीं सकता था, तो बच्चे चीटिंग नहीं करेंगे, ऐसा इनका कहना है। अगर यार आप क्यों इतना लाइक बार बार खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप सफाई दे रहे हो, बार बार गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप सफाई पे सफाई दे जा रहे हो। सवाई माधोपुर में जो हुआ वो गलत हुआ, एंड जो भी वहाँ पे अथॉरिटी थी, जो भी वहाँ पे लोग थे, उन पे कहीं ना कहीं जांच वगैरह होनी चाहिए, एंड सीरियसली इतना सीरियस मैटर है, आपको उन पे कुछ ना कुछ लाइक कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। हैव देयर बीन इंसिडेंट्स ऑफ पेपर सॉल्वर गैंग। अच्छा यहाँ पे पेपर सॉल्वर गैंग या फिर इम्पर्सोनेटेड एग्जामिनेशन के बारे में पूछा गया। देखिए इम्पर्सोनेटेड का मतलब होगा कि आपकी जगह पे किसी और पर्सन ने एग्जाम दिया हो, ठीक है, लाइक होता नहीं कि लाइक फेसेस चेंज कर गया या फिर फेक आईडी वगैरह बना के किसी एक बच्चे की जगह कोई और सॉल्वर चला जाता है जिसको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ट्यूटर वगैरह है, वो जाके एग्जाम दे। तो क्या ऐसा कोई इंसिडेंट सामने आया है? तो ऐसा चीज है, तो एनटीए ने बोला है कि एनटीए इज एक्टिवली एंगेज्ड विद ऑल द रेलेवेंट स्टेक होल्डर टू गैदर डिटेल इन्फॉर्मेशन एंड एविडेंस रिलेटेड टू द एलिक माल प्रैक्टिस। सो ये कह रहे हैं कि अब तक हम जांच वगैरह कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी पाया नहीं गया, कुछ भी ऐसा मिला नहीं गया है, एंड अगर मिलेगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एनटीए जो है उस पर कहीं ना कहीं लाइक केस वगैरह करेंगे। अभी इन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसे कोई भी केस वगैरह आ रहा है, पुलिस वगैरह पे आ रहा है, तो भी हम ये जांच करेंगे, ठीक है। तो इनका ऐसा क्या है। अब आगे अगला सवाल ये कि इन्होंने कहा कि 14 जून को बुलेटिन में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ था कि रिजल्ट जारी होगा, तो इन्होंने पहले क्यों दे दिया? तो अब इनका ये कहता है कि भाई जो बात इन्होंने पहले कही थी वही बात अब ये कह रहे हैं कि जो रिजल्ट था वो मतलब जल्दी बन गया था, एंड इसलिए इन्होंने पहले रिलीज कर दिया ताकि बच्चों को यहाँ पे कोई भी टेंशन ना रहे, एंड वो अपना आराम से एग्जाम वगैरह कंडक्ट करा, लाइक जो भी मतलब एग्जाम नहीं मतलब जो भी काउंसलिंग वगैरह वो अच्छे से कर पाए। एंड इनका ये कहना है कि जनरल इलेक्शन से पहले ये डेट मतलब इन्होंने डिसाइड कर ली थी, तो इनको नहीं पता था कि लाइक क्लैश हो जाएगा जनरल इलेक्शन का एंड यहाँ पे नीट के एग्जाम के रिजल्ट का। अब ऐसा इनका कहना है, बाकी भगवान ही जाने। अब इनका अगला ये आएगा कि हाउ डज द एनटीए एड्रेस द इशू ऑफ कैंडिडेट फॉरगिंग। अच्छा देखिए अब इनका ये कहना है कि कुछ बच्चे कर क्या रहे हैं यहाँ पे इस टाइम पे कि वो अपनी ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ी कर रहे हैं एंड देन कंप्लीट कर रहे हैं एनटीए से। तो एनटीए का कहना है कि वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, एंड इस जगह पे मैं एनटीए का भी सपोर्ट करता हूँ कि जो भी बच्चे ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं एंड वो सोच रहे हैं कि बहती गंगा में हम हाथ धोलेंगे, इतना ज्यादा लाइक केस उठ रहेगा तो हम भी जाके अपने आप ओएमआर शीट वगैरह फाड़ दे या जला वला दे और कहते हैं कि हमारे साथ गलती हुई है। तो एनटीए का ये कहना है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसे कोई भी केस पाया जाता है तो वो सीधे सीधे डिबार कर देंगे एंड उन पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। सो इस जगह पे मैं एनटीए के साथ हूँ कि ऐसा कि आप में से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी बच्चा प्लीज और प्लीज ऐसे कुछ भी हरकत मत करिएगा। आप देख चुके हैं कि आयुषी वाले केस में क्या हुआ था, ठीक है। और तो मैंने भी उसका सपोर्ट किया, तो मुझे भी लगा था वो बच्ची जेन्युइन है, एंड कहीं ना कहीं मुझे ये लगा था कि कहीं ना कहीं मुझे उसका सपोर्ट करना चाहिए, बट स्टिल अब वो क्या कर रही है, क्या भुगत रही है, वो आप सबको अच्छे से पता है, ठीक है। तो मैंने आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज कुछ भी ऐसा मत करना जिससे आपको प्रॉब्लम हो या फिर जिससे आपकी एक गलत स्टेप से मतलब किसी भी जेन्युइन बच्चे की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है।
एनटीए को मौका मिल जाएगा खुद को डिफेंड करने का। अगर आप कुछ भी गलत स्टेप लेंगे, अगर आप टैंपरिंग करेंगे अपनी ही ओएमआर शीट के साथ या कुछ भी ऐसा करेंगे जो कि अनएथिकल है, तो प्लीज आप ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यही पे वही बात करेंगे, ये टॉन ओएमआर शीट पे आपने देख लिया, ठीक है, 5 वाला केस। तो प्लीज आप ऐसा कुछ मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन, इज इट ट्रू दैट अनदर कमिटी हैज बीन फॉर्म्ड टू लुक इनटू द मैटर? हाँ जी। तो अगर जो कंपनसेटरी मार्क्स वाला केस था उसके लिए क्या एक और कमेटी बनाई गई है? तो इनका कहना है हाँ, एक और कमेटी फॉर्म करी गई है जो कि काफी ज्यादा पावर उसको दी गई है, एंड वो ये 1563 स्टूडेंट्स पे कहीं की जांच पड़ताल कर रहे हैं एंड ये डिसाइड करे कि हाँ इनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। ये जो भी कंपनसेटरी मार्क्स है। 37 एंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे ऑफिशियल, मतलब सारी जानकारी कैसे मिल सकती है, रेगुलर अपडेट कैसे मिल जाएगी? तो आप एनटीए के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको 100% जो भी चीजें, मतलब लाइक ऑथेंटिक चीजें आपको मिल पाएगी, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको र्यूमर वगैरह वाली बात नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, सो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम ये बस होप कर सकते हैं कि हमारे ऑनरेबल जुडिशरी सिस्टम पे भरोसा जताते हुए कि वो हमको न्याय देंगे, ठीक है। जितने भी बच्चों की जेन्युइन प्रॉब्लम है नीट 2024 स्कैम में, उनको लाइक न्याय मिल सके, जस्टिस मिल सके, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज घबराना नहीं, आपको शांत रहना है। एंड प्लीज एक और सजेशन मैं आपको दूंगा कि आप अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिए। देखिए, रीनीट की 1% अगर पॉसिबिलिटी है तो वो आपको 1 या 2 हफ्ते से ज्यादा टाइम नहीं देंगे, तो आप पढ़ते रहिए। अगर रीनीट नहीं भी होता है तो आप अगली बार का नीट एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, इस बार जितने प्रॉब्लम्स, जितना ड्रामा ये सब हो चुका है, तो इससे एक बात तो तय है कि अगली बार से कहीं ना कहीं एनटीए थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहेगा, एंड इन सब प्रॉब्लम को लाइक होने के जो चांसेस है, ये सारी प्रॉब्लम जो हो रही है वो अगले साल होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। ऑल्दो एनटीए तो कुछ भरोसा तो है नहीं, बट स्टिल आपको भरोसा जताना पड़ेगा अपने जुडिशरी सिस्टम पे, जजेस पे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एंड हमारे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को तो संभाल के रखना है, एंड कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को अपने लिए फिर से मेहनत की राह पे चलना है, ठीक है। सो यही 37 क्वेश्चन थे जिनका जवाब दिया एंटी ने। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो चीज इन्होंने पहले ना बताई हो, एंड कहीं ना कहीं एक तरह से बस ये लाइक बच्चों का ध्यान भटकाने वाली बात है कि ये सोच रहे हैं कि हम ऐसे 37 क्वेश्चन का इफेक्ट डाल देंगे, एंड कहीं ना कहीं बच्चे सोचेंगे, खुश हो जाएंगे कि सोचेंगे कि हाँ बहुत हमको न्याय मिल गया। सो ऐसा नहीं है, एंटी बच्चे भी समझदार हैं, ठीक है। सो बस यही मैं आपसे कहूँगा कि अपना ध्यान रखना, एंड stay tuned for regular updates regarding the same topic, and कोई भी फ्यूचर फर्दर अपडेट आती है तो मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड सी यू सून, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।